गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम 11th क्लास प्लस सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स। उसमें हम पढ़ रहे थे एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र ऑफ अकाउंट्स कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कौन इंटरनल यूज़र होते हैं और कौन एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो इंटरनल यूज़र होते हैं वो दो ही होते हैं। एक तो ऑनर होता है जो ये जानने में इंटरेस्टेड होता है, ऑब्वियसली जो पैसा लगा रहा है वो तो जानना ही चाहेगा बिजनेस में क्या चल रहा है। एक मैनेजमेंट होता है जो कंपनी को मैनेज करते हैं, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स की आगे की प्लानिंग करने के लिए उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए होती हैं, तो इंटरनल यूज़र होते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल यूज़र की कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन कौन एक्सटर्नल यूज़र हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो बिज़नेस से डायरेक्ट डील नहीं करते पर उन्हें भी नीड होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। और क्यों नीड होती है वो हम समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक्सटर्नल यूज़र। इंडिविजुअल्स यानी नेचुरल पर्सन, जैसे मैं और आप, उन्हें इंडिविजुअल्स बोलते हैं। लॉ में इंडिविजुअल मतलब जिन्हें नेचर बनाता है, वेदर मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। और ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें लॉ द्वारा बनाया जाता है, पार्टनरशिप फर्म हो गया, कंपनी हो गई, ट्रस्ट हो गई, सोसाइटी। हु हैव प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज। उनका प्रेजेंट में भी इंटरेस्ट हो सकता है, फ्यूचर में भी इंटरेस्ट हो सकता है, बट आर नॉट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। पर वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, हम डे टू डे बिजनेस में डील नहीं करते हैं। आर कॉल्ड एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इन एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। यानी ऐसा कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो डे टू डे तो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता है, पर वो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानने में इंटरेस्टेड होता है, तो दोज यूजर नोन एज एक्सटर्नल यूजर, आप उन्हें एक्सटर्नल यूजर बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है दे हैव नो एक्सेस टू द इंटरनल और अनपब्लिश रिपोर्ट ऑफ द एंटरप्राइज। उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होते हैं कि वो इंटरनली जाके चेक कर सकें, उनके पास कोई और अनपब्लिश रिपोर्ट्स नहीं होती हैं। एंड हैंस मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल और पब्लिश रिपोर्ट, और वो जो पब्लिश करते हैं आप डिटेल उसी के बेस पे डिसीजन लेते हैं, सच एज P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आप पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट जो ये बताता है कि ड्यूरिंग द ईयर किन किन एक्टिविटी से बिजनेस पैसा आया और कहाँ कहाँ हमने उसे यूटिलाइज़ किया। द एक्सटर्नल यूजर आर पोटेंशियल न्यू इन्वेस्टर, जो पैसे लगाने जा रहा है आपकी कंपनी में, वो तो जानना ही चाहेगा कि आपकी कंपनी में प्रॉफिट और लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या बताएगी, एसेट और लायबिलिटीज़ कितनी है, पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ का यूज़ हो रहा है, किस एक्टिविटी में, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगा। क्रेडिटर्स जो आपको उधार दे रहा है वो जानना चाहेगा कि भाई आपकी कंपनी सही चल रही नहीं चल रही, वरना वो उधार नहीं देगा। लेंडर्स जो पैसे उधार दे रहा है। क्रेडिटर वर्ड तो कब आता है, जब हम किसी से गुड्स या कोई सर्विस परचेज करते हैं क्रेडिट पे उधार, तो क्रेडिटर वर्ड यूज़ करते हैं। पर अगर हम किसी से पैसे उधार ले रहे हैं तो हम लेंडर वर्ड यूज़ करते हैं। एम्प्लॉयज़ ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि वो कंपनी बोनस देगी इस बार, नहीं देगी। अगर प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रमोशन मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। गवर्नमेंट ये जानने में इंटरेस्टेड होगी कि आप जो टैक्स इन प्रॉफिट्स कमा रहे हैं उस पर टैक्स टाइमली पे कर रहे हैं, पे नहीं कर रहे हैं। तो इन ढंग से डिटेल दे रखी नीचे कौन सा यूज़र क्या जानने में इंटरेस्टेड होता है। Some of the external user and their need for information are given below. Potential investor मतलब जो आपकी कंपनी में पैसे लगाने के बारे में सोच रहा है। फॉर एग्जाम्पल those who want to invest, वो क्या जानना चाहेगा। Potential investor need information to judge हाउ सेफ एंड रिवॉर्डिंग द प्रपोज इन्वेस्टमेंट विल बी, कि कितना सेफ है आपकी कंपनी पैसा लगाना और कितना रिवॉर्ड यानी रिटर्न उससे मिलेगा, यानी 10%, 20% क्या आप उसको वापस करेंगे, वो ये जानने में इंटरेस्टेड होता है। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर यानी जो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं क्रेडिट बेसिस पे, दे वांट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस। आपकी क्रेडिट वर्दीनेस मतलब पेइंग कैपेसिटी चेक करने के लिए कि सच में आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, कैश कितना रख रहे हैं, बैंक बैलेंस क्या है, तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पता चलेगी। पेइंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस, दे वांट टू नो, वो ये जानना चाहते हैं वेदर द अमाउंट ओइंग टू देम, जो उनको पैसा आप देंगे, विल बी रीपेड, आप दे पाएंगे, व्हेन ड्यू, जैसे ड्यू होगा, एंड वेदर दे शुड एक्सटेंड, क्या उन्हें आपको एक्सटेंड करना चाहिए क्रेडिट पीरियड और देना चाहिए उधार, मेंटेन उतना ही देना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट मना कर देना चाहिए उधार देने से टू द एंटरप्राइजेस। वो डिसाइड कर सके कि एक्सटेंड करें, आपको अभी 10 दिन उधार दे रहे हैं तो 15 दिन भी दे सकते हैं, या 10 ही दिन देना चाहिए मेंटेन, या रिस्ट्रिक्ट कर दें, मना कर दें। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर यानी जो लोन वगैरह देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक, दे वांट टू जज, वो ये जानना चाहते हैं वेदर देयर प्रिंसिपल, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने दिया है, जो मूलधन, एंड इंटरेस्ट, जो उस पर इंटरेस्ट वो आपसे लेने दे रहा हो, विल बी रीपेड व्हेन ड्यू, आप रीपे करेंगे जब ड्यू हो जाएगा, एंड वेदर दे शुड एक्सटेंड, वो सेम चीज़ की वो एक्सटेंड करें, आपको और लोन दें, मेंटेन करें उतना ही दें, और रिस्ट्रिक्ट मना कर देने से लॉन्ग टर्म लोन टू द एंटरप्राइजेस। एम्प्लॉय क्या जानने में इंटरेस्टेड होंगे, एम्प्लॉयज़ नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस टू असेस, ताकि वो कैलकुलेट कर सकें, असेस मतलब कैलकुलेट करना,
द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस की एबिलिटी टू पे हायर वेजेस एंड बोनस, क्या वो उन्हें ज़्यादा सैलरी और बोनस दे पाएगा। दे मे ऑल्सो यूज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं टू असर्टेन, ये जानने के लिए वेदर वेरियस अमाउंट ड्यू टू देम सच एज प्रोविडेंट फंड इज बीइंग डिपॉजिट रेगुलरली। जब आप जॉब करते हैं तो आपका एक पीएफ का पैसा डिडक्ट होता है, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, फ्यूचर प्रोविडेंट फंड को बोलते हैं फ्यूचर सेविंग। जब आप जॉब करते हैं तो जैसे सपोज आपकी सैलरी है 2 लाख आपकी सैलरी है सपोज, तो इसमें से सपोज 10,000 डिडक्ट करेगा आपका एम्प्लॉयर पीएफ के नाम से प्रोविडेंट फंड। रूल्स होते हैं कि कितना डिडक्ट करेगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको उस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जितना वो डिडक्ट करेगा उतना वो अपने पास से भी जमा कराएगा, पैसा मैचिंग होगा, यानी 10,000 आपकी सैलरी से काट रहा है, 10,000 वो अपनी जेब से देगा। 20,000 रुपये एक पीएफ डिपार्टमेंट बना हुआ इंडिया में, वहाँ जमा होंगे, उसमें विथ इंटरेस्ट लगता रहेगा। और जब आप रिटायर्ड होंगे 60 ईयर की एज हो जाएगी तो आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट, तभी तो बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो पीएफ एक फ्यूचर सेविंग है, प्रोविडेंट फंड को हिंदी बोलते हैं भविष्य निधि। निधि मतलब सेविंग, कि फ्यूचर में आपका पैसा बच रहा है, उस पर विथ इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, और जब 60 ईयर के होंगे तो आपको विथ इंटरेस्ट वो पैसा मिल जाएगा, बहुत बड़ी अमाउंट आपको रिसीव होगी। तभी लोग रिटायरमेंट पार्टीज करते हैं। तो पीएफ टाइमली डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा, ये तभी होगा जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चल रही होगी, वरना पीएफ का पैसा वो कैसे देगा अपनी जेब से, राइट। तो इसलिए ये जानने में एम्प्लॉय इंटरेस्टेड होता है कि उसको वेजेस बोनस टाइमली मिलेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और जो पीएफ का पैसा कट रहा है वो टाइमली डिपॉजिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। टैक्स अथॉरिटी यानी जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो क्या जानने में इंटरेस्टेड होता है। टैक्स अथॉरिटी नीड इन्फॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, कि भाई इनकम पे जो टैक्स लग रहा है वो आप दे रहे हैं, जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लग रहा है वो आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी, गवर्नमेंट क्या जानना चाहती है, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी नीड इन्फॉर्मेशन टू फॉर्म पॉलिसी, ताकि वो पॉलिसीज़ बना सके टैक्स से रिलेटेड, एलोकेशन रिसोर्सेज को दे सके। भैया एलोकेशन रिसोर्स मतलब कि पॉलिसी बनती है कि ये इस बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाउन जा रही है तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर सकती है कि पैकेज कुछ बेनिफिट्स देके। उन्हें लगता है कि जो लेदर इंडस्ट्री है, जो शूज़ बना रही है उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल है, वो डिमांड इतनी नहीं जनरेट हो रही, तो गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर सकती है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि प्रॉफिट और लॉस किस इंडस्ट्री में ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिसी चेंज कर सकती है। फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडी, कुछ सब्सिडी वगैरह दे सकती है, सब्सिडी मतलब अपने पास से कुछ पैसे दे सकती है उस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप सच एज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप क्यों जानना चाहते हैं, वो ये जानना चाहता है, आपने पढ़ा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, कि वो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, क्या जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन स्कूल गोद ले लेते हैं गांव में, कई ऑर्गेनाइजेशन रोड्स बनाती हैं, कोई साफ़ सफाई का काम लेती हैं, तो ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से कि आप सोसाइटी के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं। They need information on the impact on environment and the step taken by enterprises, क्या steps उठा रही enterprises for the protection of the environment। पब्लिक क्या जानने में इंटरेस्ट होती है, पब्लिक ये जानने में इंटरेस्टेड होती है कि एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर कितना सेटिस्फाई है उसके प्रोडक्ट से। एंड एंटरप्राइजेज अफेक्ट द पब्लिक इन अ वेराइटी ऑफ वेज, कई तरीके से बिजनेसमैन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट करते हैं पब्लिक को, सच एज प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप रोजगार देते हैं पब्लिक को, प्रोवाइडर ऑफ एम्यूनिटी, सुविधाएं देते हैं, इन लॉयल्टी एंड बीइंग द कस्टमर टू लोकल सप्लायर। हेंस पब्लिक एट लार्ज इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द फ्यूचर प्लान ऑफ द एंटरप्राइजेज, पब्लिक ये जानना चाहती है कि आपके फ्यूचर में क्या प्लान है। कॉम्पिटिटर कंपैरिजन पर्पस के लिए आपकी रिपोर्ट जानना चाहते हैं ताकि वो कंपेयर कर सकें और कहाँ उनमें कमी है उसको इम्प्रूव कर सकें। कॉम्पिटिटर दे वांट इंफॉर्मेशन ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एंटरप्राइजेस एंड फॉर मेकिंग कंपैरिजन, ताकि वो कंपैरिजन कर सकें। आगे बढ़ते हैं। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग प्रोसेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑल द यूजर वेदर इनसाइड और आउटसाइड द बिजनेस एंटरप्राइजेस। आप पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग को, ठीक है, बिजनेस लैंग्वेज बोला जाता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो वेरियस रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है टू टेक डिसीजन लेने के लिए। ये इनसाइड लोगों को भी प्रोवाइड करता है, आउटसाइड लोगों को भी प्रोवाइड करता है फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज। सच इन्फॉर्मेशन हेल्प द यूजर ऑफ इन्फॉर्मेशन इन मेकिंग वेरियस डिसीजन, उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं यूजर। द इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू कम्युनिकेट होती है, जैसे पी.एन.एल अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा, बैलेंस शीट बनाएंगे तो कितनी एसेट है आपके पास, क्या लायबिलिटीज़ हैं वो पता चलेंगी। फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रैक्टिकली हट चुका है, कोई नहीं बनाता, फंड फ्लो की जगह कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताता है कि कितना पैसा आया और किस किस एक्टिविटी में आपने खर्च किया। फंड फ्लो भी यही बताता था कितना पैसा आ रहा है बिजनेस में और कहाँ लग रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कौन कौन सी एक्टिविटी से बिजनेस में पैसा आया और कहाँ वो यूज़ हो रहा है। कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एक्टिविटी डिवाइड होती है 3 कैटेगरी में, तो थोड़ा आप समझ लें वो कैश फ्लो वर्ड बार बार आना है।
कैश फ्लो स्टेटमेंट CFS बोलते हैं शॉर्ट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन को बनाना ज़रूरी है जनरली इंडिया में, कंपनीज़ को तो कंपलसरी है ही। अब इसका मतलब क्या है, बिजनेस में जो एक्टिविटी होती है बहुत सारी होती है, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है जो आपका डे टू डे का काम है, जिसके लिए आपने बिजनेस खोला है, उस एक्टिविटी को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे आप कपड़े बेचते हैं, क्लॉथिंग बिजनेस करते हैं, तो आपका काम है कपड़ा खरीदना और बेचना, उससे जो पैसा आ रहा है जा रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है। दूसरी, वैसे आप डिटेल में 12th क्लास में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर फिर भी समझ लीजिए। एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जो फिक्स एसेट आप खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उनमें कितना पैसा लगा ड्यूरिंग द ईयर, कोई एसेट बेची तो कितना पैसा आया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट बेचना खरीदना वो इसका पार्ट होगा। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए मोर देन 1 ईयर, वो इसका पार्ट होगा। ऑपरेटिंग में तो डे टू डे की एक्टिविटी की बात हो गई कि डे टू डे की एक्टिविटी से कितना खर्च आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है। इन्वेस्टिंग में कोई एसेट बेचने खरीदने पर कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा। थर्ड होती है फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल का मतलब है यहाँ पे ऑनर जो पैसे लगा रहा है अपने पास से, आप कोई लोन लेके आ रहे हैं बिजनेस चलाने के लिए, उससे कितना पैसा आया कितना गया, वो फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है। यानी ऑनर जो पैसे लगा रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, शेयर इशू करके जो कैपिटल लेके आ रही है कंपनी, आप बैंक से लोन ले रहे हैं या बैंक के लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, तो वो सब फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटी को शो करता है कि किस एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वापस रिवाइज कर ली, जो डे टू डे की एक्टिविटी होती है, कितना पैसा आया कितना गया, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताती है। इन्वेस्टिंग मतलब फिक्स एसेट बेचना खरीदना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। फाइनेंशियल एक्टिविटी जो ऑनर पैसे लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है, लोन अगर आप ऑनर से ले रहे हैं और आउटसाइडर से ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो कितना लोन लिया ड्यूरिंग द ईयर, कहाँ यूटिलाइज किया, कितना रीपेमेंट किया, वो सब फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है। तो इन तीनों एक्टिविटी को शो करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट सेक्टर, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रिपेयर ऑन ईयरली बेसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ईयरली बेसिस पे ही बनते हैं, यानी अप्रैल टू मार्च में बनते हैं, 31 मार्च को। हाउएवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर प्रिपरेशन डिपेंड ऑन द नीड ऑफ देयर यूजर। डिपेंड करता है, आप बीच में बना सकते हैं, 6 मंथ का भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 मंथ का भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सेल्स मैनेजर में रिक्वायर मंथली और इवन वीकली इन्फॉर्मेशन ऑफ सेल। सेल मैनेजर है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मंथली सेल क्या है, वीकली सेल क्या है, इवन पर डे सेल क्या है, पता होना चाहिए। वेयर इज द नीड ऑफ इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है, क्रेडिटर जो उधार दे रहा है, विल बी सेटिस्फाइड बाय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उनको 1 साल की इन्फॉर्मेशन जाननी होती है, वो उन्हें महीने की और दिन की इन्फॉर्मेशन नहीं जाननी होती है। इन ऑर्डर टू मेक द इन्फॉर्मेशन मोर अंडरस्टैंडेबल, इन्फॉर्मेशन को ढंग से समझ के लिए मीनिंगफुल के लिए वेरियस आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ रेशो निकाले जाते हैं। रेशो होता है कंपेरिजन किया जाता है कि लास्ट ईयर ये था सिचुएशन, अभी हो गई, परसेंट कैलकुलेट की जाती है, कितने परसेंट बढ़ा या घटा। ग्राफ्स और चार्ट्स बनाए जाते हैं ताकि आप उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ढंग से एक्सप्लेन कर सकें जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग में जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है उन्हें 2 कैटेगरी बांटा गया है, एक इंटरनल यूज़र होते हैं और एक एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। इंटरनल यूज़र तो 2 ही होते हैं, एक तो ऑनर जो पैसा लगाता है बिजनेस में, और दूसरा होता है मैनेजमेंट जो मैनेज करता है, मैनेजर डायरेक्टर्स वो। एक्सटर्नल यूज़र बहुत सारे हो सकते हैं, वो पोटेंशियल इन्वेस्टर हो सकता है जो आपको अपने पैसे लगाने की सोच रहा है, वो टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है, वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हो सकती हैं, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एजेंसीज़ हो सकती हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, क्रिएटर्स हो सकते हैं, लेंडर हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, पब्लिक हो सकती है। तो ये सब एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। अब अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या है, अकाउंटिंग रखने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो ये बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेज। आपको अकाउंटिंग मेंटेन, जब आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो आपको ये फ़ायदे मिलते हैं। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा मिलता है, मैनेजमेंट नीड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट मतलब जो मैनेजर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को ढंग से चलाने में। ऑल सच इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग देगा। विच हेल्प द मैनेजमेंट द फॉलोइंग, इन केसेस में आपको हेल्प मिलेगी। हेल्पफुल इन प्लानिंग, प्लानिंग करने में हेल्पफुल होगा क्योंकि आपको अभी की सिचुएशन पता होनी चाहिए कि प्रॉफिट अभी कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, उसी के बेस पे आप फ्यूचर क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। मैनेजमेंट वुड लाइक मतलब जानने में इंटरेस्टेड होता है टू नो वेदर द सेल आर इंक्रीजिंग, की सेल बढ़ रही है डिक्रीज हो रही है, एंड ऑल्सो द स्पीड ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपका खर्चा कितना हो रहा है प्रोडक्ट को बनाने में। ऑल सच इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग, आपको अकाउंटिंग से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी विच हेल्प द मैनेजमेंट इन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर से, जैसे फ्यूचर सेल क्या होगी वो आप पता कर सकते हैं, एंड एक्सपेंसेस कितने होने के चांसेस हैं, यानी बजट बना सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा इतना खर्चा हो सकता है। इट ऑल्सो हेल्प देम टू एस्टिमेट कैश रिसिट, कि कितना
पैसा आएगा, कैश डिसबर्समेंट कहाँ कहाँ पैसा जाएगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो प्लानिंग में मदद हो जाती है मैनेजमेंट की। हेल्पफुल डिसीजन मेकिंग, जब प्लानिंग करेंगे उसके बेस पे फिर आप डिसीजन लेंगे कि हमें काम करना चाहिए। एट टाइम्स द मैनेजमेंट हैज़ टू टेक अ नंबर ऑफ डिसीजन, मतलब एक समय पे मैनेजमेंट बहुत सारे डिसीजन लेता है। फॉर एग्जांपल, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एक जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, कैसे पता चलेगा। जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो पहले आप खर्चे रिकॉर्ड करेंगे, जैसे बोलेंगे कॉस्ट। किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो रिसोर्सेज आप यूज़ करते हैं उन रिसोर्सेज की वैल्यू के टोटल को क्या बोलते हैं, आप कॉस्ट बोलते हैं। तो जब कॉस्ट पता होगी उसमें हम प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो पहले कॉस्ट पता करने के लिए तो अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, राइट। हाउ मच डिस्काउंट शुड बी ऑफर टू द कस्टमर, आप कितना डिस्काउंट देंगे कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने पे। अकाउंटिंग प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सच डिसीजन, अकाउंटिंग इन सब में आपकी हेल्प करती है डिसीजन लेने में। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग हो जाएगी। आप अगर अकाउंटिंग करेंगे, आप रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा एम्प्लॉय ज़्यादा खर्चा कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा खर्चा कर रहा है, तो हम उससे कंट्रोल कर सकते हैं। मैनेजमेंट वुड लाइक टू सी, मैनेजमेंट ये देखने में इंटरेस्टेड होता है होगा दैट द कॉस्ट इंकर्ड इज़ रीजनेबल, जो खर्चा हो रहा है वो रीजनेबल होना चाहिए, अननेसेसरी खर्चा नहीं होना चाहिए। एंड दैट नो डिपार्टमेंट इज़ ओवर स्पेंडिंग, कोई भी डिपार्टमेंट ओवर स्पेंडिंग मतलब उस डिपार्टमेंट पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट तो आप समझ रहे होंगे, कंपनी में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जहाँ पैसे की बात होती है, एक होता है एचआर डिपार्टमेंट जो रिक्रूट करता है एम्प्लॉयज़ को, एक होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, लाइक दैट। अकाउंटिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट दिस रिगार्ड, अकाउंटिंग कंट्रोलिंग में आपकी हेल्प करती है। तो मैनेजमेंट की हेल्प करती है अकाउंटिंग प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोल करने में। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ऑब्वियसली जो मैं अकाउंट है वो पूरे कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड देती है आपको, राइट। बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन हैव ग्रोन इन साइज, जब बिजनेस बड़े हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बहुत दिक्कत मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन को रिमेंबर करना आप याद नहीं रख सकते ना, आपको रिटन में उसके रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। एक दिन में 100 बार सेल हो रही है, 100 बार परचेज हो रही है, तो आप कैसे करेंगे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को, तो आपको उनको रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे। अकाउंटिंग कीप अ प्रॉम्प्ट मतलब प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन एंड समराइज, प्रॉपर मतलब टाइमली एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं, और ट्रांजेक्शन समराइज करते हैं दैम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ ट्रू पिक्चर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंट्री। अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको पता ही चलेगा कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है। तो अकाउंटिंग एक कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने में आपकी हेल्प करती है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, ऑब्वियसली अकाउंटिंग करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस पता हो जाएगा आपको। अकाउंटिंग रिपोर्ट द नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, द P&L अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑल द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, डिस्क्लोज द नेट प्रॉफिट, डिस्क्लोज करता है earn or loss suffered during that period. The information regarding profit is of great use to the owner and various other interested parties. Information regarding financial position, आपको फाइनेंशियल पोजिशन पता चल जाती है, कितनी एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं आपके पास में। अकाउंटिंग रिपोर्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। बैलेंस शीट डिस्क्लोज द पोजीशन ऑफ असेट एंड देयर वैल्यू ऑन वन हैंड एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑन द अदर हैंड। जो बैलेंस शीट है वो आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, आप पढ़ चुके हैं, यानी आपके पास कितनी असेट है और कितनी लाइबिलिटी और कैपिटल उन्होंने लगा रखी है। इनेबलिंग कंपेरेटिव स्टडी, आप कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं, अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो अपने कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। By keeping a systematic record, accounting help the owner to compare 1 year cost, expenses, sale and profit etc. आप ईयर टू ईयर भी कंपेरिजन कर सकते हैं कि लास्ट ईयर हमारी ये सिचुएशन थी, अब ये सिचुएशन हो गई विद दोज ऑफ अदर ईयर। सच अ कंपेरिजन प्रोवाइड, कंपेरिजन से आपको हेल्प मिलेगी विच द यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस विच इंपॉर्टेंट डिसीजन कैन बी टेकन मोर जुडिशियली, आप बहुत समझदारी से जुडिशियली अपने डिसीजन ले पाएंगे। तो अकाउंटिंग तो हेल्प करती है मैनेजमेंट की तीन चीज़ों में हेल्प करती है, प्लानिंग करने में, ठीक है, डिसीजन लेने में और कंट्रोलिंग करने में। उसके बाद आपने पढ़ लिया कि अकाउंटिंग प्रॉपर आपकी हेल्प करती है कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने में। अकाउंटिंग आपकी हेल्प करती है फाइनेंशियल रिजल्ट जानने में कि कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। अकाउंटिंग आपकी हेल्प करती है फाइनेंशियल पोजीशन जानने में कि आपकी एसेट क्या है, आपकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं। कंपैरेटिव स्टडी में आपकी हेल्प करती है।
हेल्पफुल इन असेसमेंट, असेसमेंट मीन कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ऑब्वियसली जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि इतनी इनकम हो रही है उस पर इतना टैक्स देना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इतनी सेल हो रही है तो उसमें इतना जीएसटी देना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। प्रॉपरली मेंटेन रिकॉर्ड विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प, इससे आपकी हेल्प हो जाती है व्हेन द फर्म इज असेस्ड टू इनकम टैक्स देना या जीएसटी। सच रिकॉर्ड व्हेन ऑडिट की जाती है ट्रस्टेड बाय टैक्सेशन अथॉरिटी, और आपकी टैक्स अथॉरिटी इन रिकॉर्ड पे ट्रस्ट करता है। अकाउंटिंग जब आप रखते हैं तो रिकॉर्ड पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उनकी ऑडिट्स कराई जाती है, चेक कराए जाते हैं अकाउंट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। एविडेंस इन लीगल मैटर, एविडेंस मतलब आप सबूत के तौर पे कई बार कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो आप सबूत दिखा सकते हैं कि देखो हमने ये सेल की थी, इस आदमी कोई पैसे नहीं दे रहा है। तो अकाउंटिंग आपकी हेल्प करती है एविडेंस प्रूफ के तौर पे लीगल मैटर्स में। प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट सपोर्टेड बाय ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट आर एक्सेप्टेड बाय कोर्ट, और कोर्ट उसे एक्सेप्ट करता है एज ए फर्म, डिज ए फर्म मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पे, यानी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसे कोर्ट एक्सेप्ट करता है कि आप कोर्ट में शो कर सकते हैं फर्म एविडेंस के तौर पर। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, आपकी बिजनेस को सेल बढ़ाने में मदद करता है। इफ़ अ बिजनेस एंटिटी इज बीइंग सोल्ड, अगर आप मान लीजिए बेचना चाहते हैं अपने बिजनेस को, द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी यूटिलाइज टू डिटरमाइन द प्रॉपर परचेज प्राइस। तो आपको परचेज प्राइस पता चल जाएगा आपका, जब सेल करेंगे आप अपना बिजनेस तो आपकी बैलेंस शीट देखेगा वो आदमी कि भाई कितनी असेट है आपके पास, उसी के और कितनी लायबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग वो आपको पेमेंट करेगा। तो अगर आप अपना बिजनेस सेल करने के बारे में सोच रहे हैं तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन होने चाहिए। तो अकाउंटिंग इसमें हेल्प करती है। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, ऑब्वियसली लोन लेने में तो हेल्प करती है। जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मंगवाता है कि आपके कितने प्रॉफिट चल रहे हैं, आपकी बैलेंस शीट मंगवाता है कि आपके पास कितनी असेट है कितनी लायबिलिटी है, ताकि बैंक ये डिसाइड कर सके हाउ मच अमाउंट इट विल डिस्ट्रीब्यूट टू यू, वो कितना अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करे, राइट। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज ऑफ ग्रेट हेल्प, आपकी मदद मिलती है वाइल रेजिंग लोन फ्रॉम बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सच इंस्टीट्यूशन बिफोर सैंक्शनिंग लोन स्क्रीन मतलब चेक करते हैं वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म, सच एज फाइनल अकाउंट देखते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो तो बंद हो चुका है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखे जाते हैं। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट मतलब जब आप दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप हुआ। तो जब कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है, रिटायर्ड हो रहा है, तो उसको कितना पैसा देना है, कितना उसका अमाउंट बनता है, तो इसके लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, तभी तो आपको पता चलेगा कि कितना अमाउंट उसको देना है या नहीं देना है। Accounting records provide all the information needed at the time of admission of partner। जब कोई पार्टनर एंटर हो रहा है तो कितने पैसे लेने हैं, रिटायर्ड हो रहा है कितने देने हैं, डेथ हो गई तो उसके परिवार वालों को कितने पैसे देने हैं, एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म बंद हो रही है तो आपस में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर में, इसके लिए आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होनी चाहिए। गुडविल, गुडविल मतलब होता है जो गुडविल मतलब आपकी जो रेपुटेशन होती है, अगर आपने मेहनत की, आपका नाम हो गया, बिजनेस अच्छा चल रहा है तो गुडविल है आपके मार्केट में, तो गुडविल बोलते हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है ऑफ द फर्म इज ऑल्सो वैल्यूड। आप गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड है तो उससे कैलकुलेट की जाती है गुडविल कि आपकी गुडविल क्या है एट प्रेजेंट, कितनी वैल्यू है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में। 11th हेल्पफुल प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, प्रिवेंशन मतलब रोकना, डिटेक्शन मतलब ढूंढना। अगर कोई गलती हो गई है, फ्रॉड हो रहे हैं तो उसके लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड होनी चाहिए, ताकि जब ऑडिटर आए चेक करने तो उसके पता कर सके कहाँ आपने गलती की है और कहाँ पे फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है आपके साथ में। तो अकाउंटिंग की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अकाउंटिंग आपकी इन चीज़ों में क्या करती है, हेल्प करती है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, कोई क्वेश्चन है आपका स्पेसिफिक, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।